In the second video बच्चों we will discuss about the animal sources, animal husbandry। और इसमें हम पढ़ेंगे कैटल फार्मिंग क्या होती है, पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, एग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिश प्रोडक्शन क्या होता है, मेराइन फिशरीज, और यहाँ पे इनलाइन फिशरीज होगा, बी कीपिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सेकंड वीडियो। बच्चों पहले हमने प्लांट सोर्सेज के बारे में पढ़ा। प्लांट से हम खाना लेते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, तो एनिमल्स भी हमारे फूड का बहुत रिच सोर्स है। इसके बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है। तो बच्चों एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री होता है जब लार्ज स्केल पर हम डोमेस्टिक एनिमल्स की प्रॉपर फीडिंग करते हैं, उन्हें शेल्टर, हेल्थ और ब्रीडिंग करवाते हैं, तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। एनिमल हस्बेंड्री के बच्चों मेन 4 एलिमेंट्स है। फीडिंग द एनिमल्स प्रॉपरली। अगर आप एनिमल से, फॉर एग्जाम्पल आप बफेलो से अगर मिल्क ले रहे हैं, तो उसकी मिल्क की क्वालिटी तभी अच्छी होगी अगर आपकी जो गाय है या भैंस है, बफेलो है, उसकी फीडिंग क्वालिटी अच्छी है। तो फीडिंग को, एनिमल्स को फीड प्रॉपरली करना बहुत जरूरी है। प्रोवाइडिंग प्रॉपर शेल्टर टू द एनिमल्स। अब जहां पे आपका एनिमल रह रहा है उसके लिए प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशन में सर्वाइव करे, बिकॉज यू विल ऑब्टेन द मिल्क एंड आफ्टर दैट यू विल ड्रिंक दैट मिल्क, है ना। तो आपका जो एनिमल होना चाहिए उसको प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए, उसकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए। प्रॉपर ब्रीडिंग का भी ध्यान रखना, उनका ब्रीडिंग सीजन कब आता है, यू विल ऑलवेज नो दैट अबाउट दैट। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो एनिमल है उसको कोई डिजीज तो नहीं हुई है, आप डिजीज एनिमल से तो नहीं कोई, अगर आप उसको उसको डिजीज हुई है तो उस डॉक्टर के पास लेके जाइए, वेटनरी डॉक्टर्स के पास लेके जाइए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, ठीक है। बिकॉज अगर आप डिजीज एनिमल से प्रोडक्ट ऑब्टेन करें तो आपको भी वो इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। तो बच्चों हम एनिमल से मिल्क, एग, मीट, फिश, ये सभी हमारे एनिमल से लेने वाले रिसोर्सेज है। इसलिए जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो एनिमल हस्बेंड्री भी एक नेसेसरी है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नाउ इन द नाउ वी विल डिस्कस सम एक्टिविटीज इन योर बुक। आप कभी अगर किसी फार्म में गए हैं, कोई भी डेयरी फार्म में, तो वहां पे आपने नंबर ऑफ कैटल्स देखी होंगी डिफरेंट ब्रीड्स की, और उनका अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन भी डिफरेंट होता है। तो जैसे कि जर्सी कैटल है, ब्राउन स्विस कैटल है, और एंगस कैटल है। तो ये आपकी डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं। जर्सी कैटल आपकी बेटा 9 गैलन्स मिल्क देती है एक दिन में। ब्राउन स्विस कैटल आपकी 4.6 गैलन्स मिल्क देती है एक दिन में। और एंगस आपकी 5.05 मिल्क देती है पर डे में। तो ये डिफरेंट आपकी ब्रीड्स हैं। तो आपने याद रखना है कैटल की ब्रीड्स को। नाउ द कैटल फार्मिंग, फर्स्ट आपका होता है कैटल फार्मिंग, बिकॉज कैटल फार्मिंग बहुत ही हमारा बहुत ही पुराना है। लोग घरों में गाय पालते हैं, बफेलोज, बलक्स रखते हैं, गोट्स रखते हैं फॉर द मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क के लिए, ठीक है। अब कैटल हार्वेस्टिंग एक तरह से कई लोगों ने डेयरी खोली होती है टू गेट द मिल्क, ठीक है। कई लोग जो है एनिमल्स का यूज करते हैं फॉर इरिगेशन, कार्टिंग में से बुलॉक्स का यूज करते हैं। तो कैटल हस्बेंड्री में भी इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है, मिल्क प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही है, और ऊपर से मिल्क से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो कैन यू नेम सम मिल्क प्रोडक्ट्स? कैन यू गिव नेम सम मिल्क प्रोडक्ट्स? इसीलिए जरूरत है ना मिल्क कैटल फार्मिंग को। तो कर्ड हो गया आपका, ठीक है, लस्सी हो गई, बटर हो गया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें जो है कहाँ से मिलते हैं आपके, तो इतने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो है आपके, चीज हो गया, आपके मिल्क से ही मिलते हैं, ठीक है। तो मिल्क को प्रॉपर कैसे हम इनको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? प्रॉपर वेंटिलेटेड शेल्टर होना चाहिए, हेल्दी लिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने अपने जो एनिमल को है वो रख रहे हैं, अपनी कैटल्स को रख रहे हैं, ताकि आपको क्लीन मिल्क मिल सके, आपको बिल्कुल अच्छा मिल्क मिले, अच्छी क्वालिटी का मिल्क मिले, जिससे क्या हो सकता है आप प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब फूड रिक्वायरमेंट्स टू डेयरी एलिमेंट्स, सबसे पहले है कि उनका हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग देयर लैक्टेशन पीरियड्स, ठीक है। उनका एक लैक्टेशन पीरियड होता है कि जिस टाइम पे वो लैक्टेट करते हैं। जो आप उनको रफेज दे रहे हैं वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ग्रीन फोडर हो, हरा घास दीजिए अपने। हरा घास देने से जब आपकी गाय हरा घास खाती है तो जो उसका मिल्क की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होती है, दैट इज रिच इन सिलेज, है लेग्यूम्स, ठीक है। लो हाई
अब जो भी आप उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो रिच इन होना, जैसे ऑयल सीड्स, ओट्स, बार्ले, ग्राम, ये सब जो है आपकी काऊ को दिया जाता है, जिससे कि डेयरी एनिमल्स की फूड रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी, तो आपकी जो मिल्क की क्वालिटी होगी वो भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है डिजीजेज इन कैटल्स। अब कैटल्स में भी बहुत ज्यादा डिजीजेस लगने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से आपको जो है उसके बारे में पता होना जरूरी है। जैसे कि इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं कुछ, जो उनके स्टमक और इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करते हैं। फ्लूक्स जो होती हैं वो उनके लीवर को डैमेज करती है। एक्सटर्नल उनके कुछ उनके स्किन पे होते हैं जो कि उनको स्किन रिलेटेड बीमारियां करते हैं। कुछ कम्युनिकेबल भी होती हैं, कुछ नॉन कम्युनिकेबल होती है जो फैलती हैं, ठीक है। तो अपने कैटल्स को वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। अब तो एनिमल वैक्सीनेशन भी आ गई हैं, तो रेगुलरली इंटरवल्स पे टाइम टू टाइम आपको जो है अपने कैटल्स को जो है वैक्सीनेट करवाते रहना चाहिए, ताकि उनको कोई भी इंफेक्शन ना हो, कोई भी डिजीज ना हो। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। अब जब आप कैटल फार्मिंग के बाद हम पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं, बिकॉज हैन जो आपके हेन्स होती हैं, जो उनसे हम क्या लेते हैं, एग लेते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो इनको भी इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स लगाए जाते हैं कि ताकि हमें हाई क्वालिटी की एग जो है वो इंश्योर मिले, बिकॉज एग इज द रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। मीट को और चिकन को जो है न्यूट्रिएंट का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है, ठीक है। तो इनको जो है, तो अगर हम किसी चिकन को खा रहे हैं भी तो हमें प्रॉपर उसे वेंटिलेटेड शेल्टर में रखना चाहिए। अनहाइजीनिक कंडीशन बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप अनहाइजीनिक कंडीशन से, अनहाइजीनिक प्लेस से आप किसी एग्स को खरीद रहे हो तो बिल्कुल भी मत लीजिए, बिकॉज वो बिल्कुल ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में ग्रो हुए हैं, वो बिल्कुल भी न्यूट्रिश नहीं होंगे, उससे आपको बीमारियां कॉज हो सकती है, ठीक है। हमें एग से न्यूट्रिशन फूड मिलता है। अब देखो पोल्ट्री फार्म में सबसे ज्यादा बीमारियां होती है, आए दिन हमें सुनने को मिलता है जी, बर्ड फ्लू हो गया, ठीक है। तो आपको बिकॉज ऑफ दे आर मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा उनको बैक्टीरिया फंगल डिजीजेस होने का खतरा रहता है। तो कैसे, जैसे कि इंक्रीज द नंबर ऑफ चिक्स, गुड क्वालिटी के चिकन्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि उनकी ब्रीडिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए। डेवलप ब्रीड्स विद लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ऐसी ब्रीड्स होनी चाहिए जिनको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत ना हो। रिड्यूस द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड, जो एग लेइंग बर्ड होता है जिसका साइज जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। ऐसे ब्रीडिंग पैटर्न्स होने चाहिए। जो आपके ब्रॉयलर चिकन होते हैं, जैसे कि ब्रॉयलर है इतने बड़े, उनके जो आर विटामिन रिच, उनके में विटामिन ए और के होती है, ताकि मतलब उनके फूड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, उनको मीन्स उनको काफी अच्छी क्वालिटी का चिकन माना जाता है। नेक्स्ट है आपके 15.4 पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड आपकी एक एक्टिविटी है बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पोल्ट्री ब्रीड्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आपकी पालमोथ, न्यू हैम्पशायर, लॉन्ग हैन, व्हाइट लेगहॉर्न, हैम्बर्ग, ब्रह्मा, स्विट्स हैन, कदाकनाथ, ये जो है आपकी पोल्ट्री ब्रीड्स होती है। अब हाउसिंग क्या होता है बच्चों? हाउसिंग एक तरह का कंफर्टेबल हेल्दी साइड होता है, विच शुड बी कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। एक तरह का घर होता है उनके लिए, पोल्ट्री फार्म्स के लिए, जो समर में ठंडा और विंटर में गर्म होता है, जिसमें सनलाइट प्रोवाइड की जाती है। एनिमल्स, डॉग्स, कैट, स्नेक्स को रखा जाता है। लाइटिंग मीन्स 14 to 16 आवर्स की लाइटिंग चाहिए होती है फॉर देयर रेगुलर ग्रोथ। नाउ द फिश प्रोडक्शन। अब आपने कैटल क्या ये यूज करते हैं हम एज अ फूड सोर्सेज के लिए, पोल्ट्री फार्म्स का भी हमने पढ़ा कि हन से हम एग लेते हैं। तो फिश प्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है, लोग फिशेस खाते हैं, फिशेस को भी एज अ फूड लिया जाता है, और बहुत ही लार्ज एरिया पे भी फिशेस का प्रोडक्शन होता है। ऐसे कि फिश जो है चीप सोर्स है, हाई प्रोटीन कंटेंट है, आयोडीन कंटेंट है। फिशेस आपको मेराइन फिशेस भी होती है, पॉन्ड्स वगैरह की फिशेस भी होती है, डिफरेंट फिशरीज होते हैं, जैसे फिन फिशरीज, शेल फिशरीज, ठीक है। कैप्चरिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस, ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। बच्चों मेराइन फिशरीज आपके जो समुद्रों में पाई जाती है उन्हें मेराइन फिशरीज कहते हैं, जैसे कि आपके पॉम्फ्रेट्स हो गए, मैकरल, टूना, सार्डिन्स, ये आपके मेराइन फिशरीज होते हैं। मेराइन फिशरीज को कैच करने के लिए दो मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल पुराने और कुछ नए। अब क्या किया जाता है, पहले टाइम पे तो जाल जाल बिछाकर जो था फिशेस को लिया जाता था, जाल में फिशेस को फंसाया जाता था, लेकिन आजकल इको साउंडर्स यूज करते हैं, मतलब जिसकी इको साउंडर से हमें पता लग जाता है कि कौन सी फिशेस जो है वो कहाँ पर है।
नाउ द इनलैंड फिशरीज, बच्चों इनलैंड फिशरीज क्या होती है, मीन्स जब छोटे पैमाने पर, जैसे कि आप किसी पोंड या किसी लेक या किसी रिजर्वायर से जो है आप लगून्स हो गए आपके, वहां से आप फिश ले रहे हो, जैसे रोहू हो गया, फ्रेश वाटर भी कह सकते, कैटला, अमेरिकन सिल्वर कैप, ये जो होती है वो आपकी फिश वाटर फिशरीज होती है। फिश वाटर इनलैंड फिशरीज आपकी दो तरह की होती है, कैप्चर फिशरीज एंड कल्चर फिशरीज। तो ये आपकी इनलैंड फिशरीज है, कैटला, सिल्वर कार्प, ये आपकी कैटला है, ये आपकी सिल्वर कार्प है, ये आपकी रोहू है, ये आपकी कॉमन कार्प है, ये आपकी मिर्गल है, ये आपकी ग्रास कार्प है। ठीक है, उसके बाद है बी कीपिंग। बी कीपिंग भी बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। ठीक है, हनी की प्रोडक्शन के लिए बी कीपिंग के जैसे उसके वैक्स का यूज किया जाता है। जो लोग बी कीपिंग करते हैं इस मेथड को हम एपीकल्चर कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एपीकल्चर किसे कहते हैं या बी कीपिंग को क्या कहते हैं। जब हम लार्ज अमाउंट पे हनी और ऑब्टेन वैक्स ऑब्टेन करते हैं और बी कीपिंग करते हैं तो उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बी का यूज करते हैं ताकि हमें अच्छी क्वालिटी का हनी मिले, जैसे कि एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरेला, एपिस इंडिका, ये आपकी इंडियन बी है, इंडिया का वर्ड लगा है, एपिस मेलिफेंशिया। तो डिफरेंट टाइप्स की बीज का यूज यानी मधुमक्खियों का यूज होता है। अब आपको पता है हनी जो होता है रिच सोर्स इन न्यूट्रिएंट होता है, इसे कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, एज अ फूड यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, बीज क्या कलेक्ट करती है, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करती है। तो काइंड्स ऑफ, अब बीज हनी का टेस्ट डिपेंड करता है कि जो बीज है उन्होंने कौन से टाइप का जो है वहां पे जो फ्लावरिंग है वो कौन से टाइप की उस एरिया में है। नाउ सम एक्टिविटीज, देयर आर डिफरेंट फिशेज इन द फिश फार्म लाइक द कटला। अगर आपके फिश फार्म में डिफरेंट फिशेज होती हैं लाइक कटला, रूही, कार्प, सार्ड, श्रिम्प, आप डिफरेंट फिशेज का यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चंस आर, विच वन हैज मोर फैट कंटेंट, एग और मीट। तो एग में ज्यादा फैट होता है। ठीक है, 12% फैट आपके एग में होता है। नेम एनी टू सोर्स ऑफ विटामिन B2 एंड B12, तो मिल्क एंड मीट। विच आर द मिल्च एनिमल्स, मिल्च एनिमल्स होते हैं आपके मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, that are the milch animals or that are the females, not the males. Now name two foreign breeding cattle breeds. Foreign cattle breeds कौन सी होती है, that are selected for long, जिनका लैक्टेशन पीरियड यानी मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग पीरियड लंबा होता है, वो है आपकी जर्सी और आपकी ब्राउन स्विस। ठीक है, ऐसी कौन सी दो कैटल ब्रीड्स हैं जो जिनको बीमारियां लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रेजिस्टेंस है, वो है आपकी रेड सिंधी और साहीवाल। बहुत ही अच्छी ब्रीड्स हैं ये। मेंशन टू साइंस ऑफ हेल्दी एनिमल, उनका नॉर्मल पोस्चर, अगर वो डेली फीड ले रही हैं तो दैट इज गुड, मींस आपका एनिमल हेल्दी है। नेम द इंटरनल पैरासाइट्स, उनके इंटरनल पैरासाइट्स का नाम बताना है जो आपके केटल में रहते हैं। तो स्टमक और इंटेस्टाइन में वॉर्म्स और लीवर में उनके फ्लूक्स अटैक करती हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, सेकंड वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ और आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थर्ड वीडियो में हम आपके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द थर्ड वीडियो।